नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। साथियों, पॉलिटी की क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले साथियों, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह भिक्षा द्वारा अपना काम चलाते थे और उनकी एक पत्नी थी। तो गरीब ब्राह्मण के परिवार में और कोई नहीं था, बहुत पतली हालत थी उन लोगों की। किसी तरह जीवन का गुजारा चल रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर अचानक अतिथि आए और अतिथि आए तो ब्राह्मण के घर में खिलाने को कुछ नहीं था। जब ब्राह्मण के पास कुछ खिलाने को नहीं था तो उनकी पत्नी ब्राह्मण पे गुस्सा होने लगी और उनको बोलने लगी कि आप क्या कमाए क्या कहिए हैं, आज तक कुछ पता नहीं चलता। फिर कल जो है मैं गांव में जाऊंगा और एक राजा ने मुझे निमंत्रण दिया है, उनके पास भी जाना है, तो वो मुझे ढेर सारा जो है अन्न दान करेंगे। तब ब्राह्मण जी की पत्नी कहने लगी कि आपको राजा दे या न दे, आज तक जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत किए हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो ब्राह्मण ने उन्हें समझाया कि हर समय एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें मुंह की खानी पड़ सकती है। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कैसे मुंह की खानी पड़ सकती है, इसका क्या मतलब हुआ। तब उन्होंने बताया कि एक समय एक जंगल में एक शिकारी शिकार करने गया और शिकारी बैठा हुआ था शिकार करने के लिए। अपने तरकस से धनुष निकाला, अपने बाण पर चढ़ाया और प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई जानवर दिखे। तभी एक तरफ से उसे एक विशाल सुअर काले रंग का दिखाई दिया, जिसे उसने मारने के लिए अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और तीव्र प्रहार किया। सुअर को जाके तीर लगी, लेकिन सुअर को तीर लगते ही उसको तेज दर्द हुआ और वह गुस्से में आया और शिकारी के पेट में अपना जो है सींग धंसा दिया। शिकारी भी मर गया, सुअर भी मर गया। दोनों वहीं पे पड़े हुए थे कि अचानक वहाँ पे एक लोमड़ी आया और सोचा कि देखा जब इतने लोग मरे हैं तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचा मन में कि भगवान भी कितना दयालु है। तब उसने जो है सोचा कि मैं पहले इस खाने को रख के और धीरे धीरे खाऊंगा, कुछ दिनों तक खाऊंगा, जिससे अपना जीवन यापन होता रहे। तो उसने धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें खानी शुरू की। तभी उसे बाण का जो प्रत्यंचा था वो चमड़ी का बना हुआ था, उसने सोचा इसी को खा लेता हूँ। वो चमड़ी के प्रत्यंचा को चबाना शुरू किया। जैसे ही चबाया, बस बाण जैसे ही प्रत्यंचा टूटा, उस बाण का जो एक सिरा था उसके सर पे आके टकराया और लोमड़ी भी वहीं पे गिर के मर गई। तो राजा ने तब ब्राह्मण जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हमें जितना मिलता है उसको प्रभु की दया समझ के और उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें किसी बात का जो है तकलीफ या कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। तब पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, हमारे पास जो तिल है उसी को मैं सुखा देती हूँ और वही जो है अतिथियों के सामने रख दूंगी। अतिथि आए, उन्होंने तिल सुखाने को रखा था उधर धूप में। तभी अचानक एक कुत्ता आया, उसे जूठा किया और उस पर पेशाब करके चला गया। अब ब्राह्मण की पत्नी ने ये देखा तो उसे बड़ा तकलीफ हुआ। वो सोची कि अब क्या खिलाऊंगी। फिर उसके मन में एक तरकीब सूझी कि चलो गांव में साफ तिल के बदले गंदे तिल मांग लाती हूँ, इसको तो कोई भी दे देगा। वो लेकर एक घर से दूसरे घर जाने लगी। तब एक घर पे एक महिला तैयार हुई और उसने कहा कि मैं ये तिल लूँगी, लेकिन उसके पुत्र ने
उसको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कोई साफ तिल के बदले गंदा तिल क्यों लेगा। तब उसने मना किया कि नहीं माँ, इसको मत लो, और इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ है। फिर उसने भी नहीं लिया और ब्राह्मण की पत्नी घर आ गई। तो साथियों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज़ को देख के और उसके लिए तरसना नहीं चाहिए, बाकी हमें अच्छे से हर चीज़ का जितना भगवान ने दिया है उतना ही आनंद तरीके से जिए जिंदगी। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 163 जो संविधान में दिया गया है, तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यद्यपि यह मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता देने के लिए गठित होती है, मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल की सहायता के लिए गठित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद ही राज्य का शासन चलाती है। आप जानते ही हैं राज्यपाल की शक्तियों और मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसी मोर्चे या गठबंधन को बहुमत न होने पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अगर कोई गठबंधन पूर्ण नहीं हुआ है और बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है तो राज्यपाल अपने विचार का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, उसके बारे में दिया गया है कि उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 217 के 3 में महाधिवक्ता के लिए आवश्यक अर्हताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो एवं 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न टिल द प्लेजर अपना पद धारण करता है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। तो जो राज्यपाल निर्धारित करेंगे वही उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। महाधिवक्ता के कार्य राज्यपाल द्वारा किसी विधि संबंधी विषय पर परामर्श मांगे जाने पर परामर्श देना है। राज्यपाल द्वारा स्थापित पर गए कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए पूरा करता है और न्यायालय के किसी भी सुनवाई में शामिल हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से। अनुच्छेद 166 के अनुसार सरकार के कार्य का संचालन मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देकर विधि अनुसार सलाह देकर या विधि अनुसार करेगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को कोई भी सूचना प्रदान करने का कर्तव्य मुख्यमंत्री का होगा। वह राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को राज्यपाल को सूचना देगा। तो मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेगी वो राज्यपाल को सूचना देने का कार्य मुख्यमंत्री का। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन संख्यात्मकता के आधार पर होगा। जैसा उत्तर प्रदेश में 403 सीट, 294 सीट महाराष्ट्र, 288 तमिलनाडु और 234 सीट तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में 238, बंगाल में 294 और उत्तर प्रदेश में 403 सीट। अनुच्छेद 169 169 के अंतर्गत संसद इस विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित करती है, परंतु संसद
ऐसा तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। मतलब कम से कम अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी ही चाहिए। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। यह राज्य का उच्च सदन है और इसके अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। तो इसके सदस्य जो है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा चुने जाते हैं और इसमें इसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। इसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 और अधिक 40 से कम 40 होना चाहिए और अधिक संबंधित विधानसभा के कुल पद की संख्या का 1/3 होगा। इसके बाद अनुच्छेद 172 के अनुसार आर्टिकल 172 कहता है कि राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। तो राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई। इस अवधि को राष्ट्रीय आपात के समय 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष से पहले भी वितरण किया जा सकता है। राज्यसभा के 2 सत्रों के मध्य सत्र होता है। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को आरंभ करने की शक्ति संसद को है, राज्य विधानसभा को नहीं। परंतु ऐसे संविधान संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, उन पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन देने पर पहले राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो राज्य की सहमति लेना भी आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति अनुमोदित करे तब। विधान परिषद एवं विधानसभा में जो है अंतर देख लेते हैं। तो विधानसभा जो है वो एक सदनी है, प्रथम सदन। इसको एक सदन या प्रथम सदन कहते हैं। इसको प्रथम सदन कहते हैं। इसको द्वितीय सदन कहते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग किया जाता है और वयस्क मताधिकार का प्रयोग इसमें अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय मत का प्रावधान है। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसमें 6 वर्ष होता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो इनके बारे में हमने जानना था, हम लोग जान लिए हैं। और संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित होते हैं, किंतु दिल्ली एवं पुदुचेरी इसका अपवाद है। अनुच्छेद 239 में संगठित क्षेत्रों के प्रावधान किया गया है। संघ शासित, तो अनुच्छेद 239 में संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है, जिसमें 239 का कतिपय संघीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधायक एवं मंत्री परिषद का सृजन का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 को दिल्ली के संबंधित प्रावधान को दर्शाता है। फिर अनुच्छेद 339 ख में, माफ करिएगा, 239 ख में, अनुच्छेद 239 के ख में यह प्रावधान किया गया है कि विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 240 कतिपय संघीय क्षेत्रों की
नियम और विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 241 संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। 69वें संविधान संशोधन 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष स्थिति प्रदान कर दी गई और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासित नामित किया गया। 1992 में संविधान सभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो आपको पता ही है, दिल्ली में राज्यपाल भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र के अधिकारी भी हैं। तो लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है, परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होगा। यानी अगर संसद कोई विधि बनाता है तो उसे अधिक प्रभावी माना जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के सरकार के मध्य सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था के मामले को छोड़कर दिल्ली सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह उस पर बाध्यकारी होगा, यानी उसे मानना ही है, वो उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और संघ में अंतर देख लेते हैं। ये तो राज्य जो है केंद्र से संबंधित होते हैं। ये केंद्र द्वारा डायरेक्ट चलाए जाते हैं। इनमें जो है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के साथ होता है। डायरेक्ट केंद्र के अंडर में कार्य किया जाता है। इसमें प्रशासनिक में समरूपता होती है और इसमें प्रशासनिक में समरूपता नहीं होती। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्वारा कार्य किया जाता है और यहाँ पे राज्यपाल द्वारा कार्य किया जाता है। तो ऐसे कुछ फर्क। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।